नमस्कार। सभी साथियों को नमस्कार। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। सभी प्यारे साथियों का उत्कर्ष ऐप की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। दोस्तों अपन चर्चा कर रहे हैं राजस्थान की कला संस्कृति के ऊपर और राजस्थान की कला संस्कृति के अंतर्गत राजस्थान की नृत्य कला के ऊपर। सभी साथियों का उत्कर्ष ऐप की ऑनलाइन क्लासेज में पुनः हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। सब दोस्तों को एक साथ ही गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम। राम रतन जी, महेंद्र बिंचर, भुवनेश सोनी, दीपिका सोलंकी, नीलम कुमारी, सब साथियों को एक साथ ही गुड इवनिंग, नमस्कार। अब देखो, राजस्थान की नृत्य कला पर अपन चर्चा कर रहे थे और राजस्थान की जो नृत्य कला है, इस नृत्य कला के अंतर्गत अपन अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं। राजस्थान की नृत्य कला के अंतिम चरण में, क्योंकि नृत्य कला जो है इनको अपने 4 भागों में बांटा था और 4 भागों में से क्षेत्रीय नृत्य, धार्मिक नृत्य और जनजातीय नृत्य अपन ने क्षेत्रीय नृत्य, धार्मिक नृत्य और व्यावसायिक नृत्य अपन ने पढ़ लिए थे। एक पोर्शन यानी जनजातीय नृत्य बचा था, उस जनजातीय नृत्य को अपन पढ़ रहे थे। सबसे पहले नृत्य कला, एक शास्त्रीय नृत्य और एक लोक नृत्य। शास्त्रीय नृत्य कौन सा? कथक। लोक नृत्य कौन सा? घूमर। शास्त्रीय नृत्य कथक, लोक नृत्य बताओ कौन सा? घूमर। फिर घूमर के बारे में देखा, घूमर गणगौर अकादमी देखा, प्रसिद्ध कहां का है, और उसके बाद में धार्मिक नृत्य, धार्मिक के बाद में व्यवसायिक और व्यवसायिक के बाद में क्षेत्रीय नृत्यों के बारे में बातचीत की। अब जनजातियों में वैसे तो कल अपन ने शुरुआत कर दी थी और कथोड़ी जनजाति के 2 नृत्य पढ़े थे, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से एक तो महत्वपूर्ण है आपके भील जनजाति के नृत्य। भील जनजाति के अलावा एक सबसे महत्वपूर्ण है ग्रासिया जनजाति के नृत्य। ग्रासियाओं के अलावा एक है कंजरों के और एक है कालबेलिया जाति के नृत्य। ये 4 जनजातियों के नृत्य जो है बड़े ही महत्वपूर्ण नृत्य है भाई, विशेष रूप से ध्यान रखना। सबसे महत्वपूर्ण ग्रासिया, ग्रासियाओं के बाद में भील, भीलों के बाद में कंजर और कालबेलिया। तो सबसे पहले आज अपन जिस नृत्य के बारे में शुरुआत करेंगे उन नृत्यों का नाम है ग्रासिया जनजाति के नृत्य। निश्चित रूप से यहां से प्रश्न पूछा जाता है। ग्रासिया जनजाति के नृत्य, ग्रासिया जनजाति के नृत्य, ग्रासिया जनजाति के नृत्य। और ग्रासिया जनजाति के कौन कौन से नृत्य हैं, किस किस प्रकार से अपने को याद रखने हैं, वो सारी बातचीत। ग्रासिया जनजाति के बारे में मैं मोटा मोटी परिचय आपको बता दूं। ग्रासिया शब्द की उत्पत्ति ग्वास शब्द से मानी जाती है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सर्वेंट। राजस्थान में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रासिया जनजाति की जनसंख्या लगभग 3,14,000 के आसपास है और राजस्थान में ग्रासिया जनजाति सबसे ज्यादा रहती कहां पर है? माउंट आबू यानी आबू का जो क्षेत्र है और पिंडवाड़ा तहसील। आबू और पिंडवाड़ा कौन से जिले में है? सिरोही में। आबू व पिंडवाड़ा में सबसे ज्यादा बताओ कौन रहते हैं? ग्रासिया। तो आप बीच बीच में पूछोगे, क्योंकि मैं किसी भी जनजाति के नृत्य आपको प्रसिद्ध स्थल नहीं लिखवाने वाला हूं, क्योंकि कई विद्यार्थी पूछ रहे सर भीलों के नृत्य गौरी कहां का प्रसिद्ध है, ग्रासियाओं का वालर कहां का प्रसिद्ध है। तो जहां पर जनजाति रहेगी वहीं का प्रसिद्ध है। ग्रासिया जनजाति राजस्थान में कहां रहती है? ग्रासिया जनजाति एक तो आबू में रहती है और एक पिंडवाड़ा में रहती है। आबू और पिंडवाड़ा कौन से जिले में है? सिरोही में। तो नृत्य भी वहां के प्रसिद्ध होंगे। अब देखो, ग्रासिया जनजाति के नृत्य आपको याद करने के लिए बस एक लाइन याद रखनी है, जो मैं कई दिनों से आपको लगातार वो लाइन कम से कम 50 बार बता चुका हूं। अगर वो आपको याद है तो अच्छी बात है, और जिन्हें नहीं सुनी है वो आज सुन ले। आपको ग्रासिया जनजाति के नृत्य याद रखने के लिए एक लाइन याद रखनी है, गोल्लू मामो, गोल्लू मामो जवारा में कूदो। बताओ, एक लाइन याद रखनी है, गोल्लू मामो जवारा में कूदो। अगर ये लाइन आपको याद है तो ग्रासिया जनजाति के सारे नृत्य आपको याद है। ग्रासिया जनजाति के सारे नृत्य आपको याद है। कैसे याद है? देखो, गो से याद रखो गोल नृत्य। गो से नृत्य का नाम कौन सा नृत्य हो जाएगा? गोल नृत्य, यानी एक वृत्ताकार घेरे में किया जाता है। लू से याद रखो लूर नृत्य। लू से बताओ कौन सा नृत्य हो जाएगा? लूर नृत्य। मित्रों, मां से याद रखो मांदल नृत्य।
मां से याद रखो कौन सा नृत्य, मांदल नृत्य। मित्रों मो से याद रखो मोरिया नृत्य, मो से बताओ कौन सा नृत्य हो जाएगा, मोरिया नृत्य। आधे जे से याद रखो ज्वारा नृत्य, आधे जे से याद रखो ज्वारा नृत्य। वा से याद रखो वालर नृत्य, वा से बताओ कौन सा नृत्य हो जाएगा, वालर नृत्य हो जाएगा। रा से याद रखो रायण नृत्य, रा से बताओ कौन सा नृत्य हो जाएगा, रायण नृत्य हो जाएगा। कू से याद रखो कूद नृत्य, कू से याद रखो कूद नृत्य। और दो से याद रखो दोहा नृत्य, दो से बताओ कौन सा नृत्य याद रखो, दोहा नृत्य। तो ये सारे के सारे केवल नाम याद करने से काम हो जाएगा क्या? ज्यादातर परीक्षाओं में 90% परीक्षाओं में काम हो जाता है। परीक्षा में प्रश्न कैसे आता है, उपरोक्त में से कौन सा ग्रासिया जनजाति का नृत्य नहीं है? 3 इनमें से कोई उठा के देगा, एक कोई और दे देगा, या 3 कोई दूसरे देगा, एक ग्रासिया का देगा और पूछेगा उपरोक्त में से कौन सा नृत्य ग्रासिया जनजाति का है। तो गोलू मामो जवारा में कूदो, गो से गोल, लू से लूर, मा से मांदल, मो से मोरिया, जे से ज्वारा, जे से ज्वारा, वा से वालर, रा से रायण और कू से कूद और दो से दोहा। ये सारे के सारे नृत्य ग्रासिया जनजाति के नृत्य है। फटाफट छापो, उसके बाद आगे चलते हैं। फटाफट छापो। अमृत विष्णु आज नृत्य पूरा हो जाएगा बेटा, कोशिश करेंगे पूरा करने को, तो 5 मिनट में हो जाए, लेकिन तरीके से पढ़ेंगे। अरे राकेश थालोट सब ऐप में उपलब्ध करवा रखी है सारी बातें। गोल है बेटा, गोल वृत्ताकार घेरे में आयोजित होता गोल नृत्य। रा से रायण, रा से रायण। हाँ फटाफट उतारो भाई। ओके लिख लिया, लिख लिया। तो ये सारे के सारे अपने प्रमुख रूप से बताओ कौन सी जनजाति के नृत्य हो गए भाई, ग्रासिया जनजाति के। अब देखो इतना भी याद रख लोगे तो काम चल जाएगा, लेकिन इनमें से 3-4 नृत्य ऐसे हैं जिनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको होनी चाहिए। एक नृत्य तो आपको वालर नृत्य परीक्षा की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है, इसकी जानकारी होनी चाहिए। मित्रों एक नृत्य रायण नृत्य, इसकी जानकारी होनी चाहिए। एक नृत्य लूर नृत्य, इसकी जानकारी होनी चाहिए। इन 3 नृत्यों की तो आवश्यक रूप से आपको जानकारी होनी चाहिए। बाकी के बारे में ज्यादा जानकारी है तो ठीक है, नहीं तो केवल नाम से ही आपका काम हो जाएगा, केवल नाम से ही आपका काम हो जाएगा। लेकिन ये 3 नृत्य तो आपको आवश्यक रूप से पता होना चाहिए। अब अपन पढ़ते हैं थोड़ा सा वालर नृत्य के बारे में। बताओ कौन से नृत्य के बारे में पढ़ते हैं, वालर नृत्य के बारे में। और वालर नृत्य के बारे में अपने को क्या याद रखना है, वालर नृत्य ग्रासिया जनजाति का नृत्य है। प्रसिद्ध कहां का है तो अपने आप ही पता पड़ जाएगा भाई। ग्रासिया जनजाति राजस्थान में एक तो पिंडवाड़ा में रहती है, और पिंडवाड़ा के अलावा ग्रासिया जनजाति एक माउंट आबू के आसपास के क्षेत्र में रहती है। और पिंडवाड़ा और आबू ये दोनों स्थान तो राजस्थान के कौन से जिले में आते हैं, सिरोही जिले में। तो स्वाभाविक सी बात है जहां ग्रासिया जनजाति रहेगी वहीं तो यह नृत्य आयोजित होगा। और ग्रासिया जनजाति कहां रहती है, पिंडवाड़ा और आबू में। पिंडवाड़ा और आबू कहां पर हो गए, सिरोही में। इस नृत्य के बारे में ध्यान रखो, पहला बिंदु, इसे ग्रासियों की घूमर कहा जाता, इसे ग्रासियों की घूमर कहा जाता।
इसे ग्रासियों की क्या कहते हैं? इसे ग्रासियों की घूमर कहते हैं। घूमर कहा जाता है, इसे ग्रासियों की घूमर कहा जाता है। जिस प्रकार से घूमर नृत्य होता है वैसे ही ग्रासियाओं में वालर नृत्य होता है। पिछले सब इंस्पेक्टर में प्रश्न आया, कौन सा नृत्य बिना वाद्य यंत्र के आयोजित होता है? तो ध्यान रखना, ग्रासिया जनजाति का ये जो नृत्य है बिना वाद्य यंत्र आयोजित, यानी इस नृत्य को करते समय किसी भी प्रकार का कोई वाद्य यंत्र नहीं बजाया जाता, किसी भी प्रकार का कोई वाद्य यंत्र नहीं बजाया जाता। बिना वाद्य यंत्र के आयोजित होने वाला नृत्य है। जिस प्रकार से घूमर होता है, घूमर मैंने आपको बता दिया, उसी प्रकार से यह नृत्य आपका आयोजित होता है। अब देखो, क्या आरएस जैसी बड़ी परीक्षाओं में, सब इंस्पेक्टर जैसी बड़ी परीक्षाओं में, मिनी आरएस, पटवार जैसी परीक्षाओं में प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है? कथन कारण का प्रश्न ए में लिखा प्रश्न ऐसा पूछा जा सकता है, उपरोक्त कथनों पर विचार कीजिए। नीचे कथन, वालर नृत्य बिना वाद्य यंत्र के आयोजित होता है। नीचे कारण, वालर नृत्य में किसी भी सूरत में या किसी भी परिस्थिति में वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता। फिर नीचे कथन सही है, कारण गलत है, कारण सही है, कथन गलत है, कथन कारण दोनों सही है, कथन कारण दोनों गलत है। इस प्रकार के ऑप्शन वो देख करके आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछ सकता है। तो क्या कभी भी इस नृत्य में वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन सामान्यतया इस नृत्य में वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है। इस बात को ध्यान रखना। यह नृत्य दो प्रकार से होता है, यह नृत्य दो प्रकार से होता है। जब इस नृत्य को केवल महिलाएं करती है, जब इस नृत्य को केवल महिलाएं करती है, तब इस नृत्य में वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता। तब इस वाद्य यंत्र का क्या नहीं होता? प्रयोग नहीं होता। लेकिन कभी कभार इस नृत्य में महिला और पुरुष दोनों शामिल हो जाते हैं। 99% चांस में केवल महिलाएं करती है, लेकिन कभी कभार महिला और पुरुष दोनों शामिल होते हैं। और जब महिला और पुरुष दोनों शामिल होते हैं, तब इस नृत्य में मित्रों ध्यान रखना, चंग वे डप, चंग डपली इत्यादि, डप को डपली कह सकते हैं, चंग वे डप वाद्य यंत्र का बताओ क्या होता है? वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। आपसे सीधा पूछा जाए किस नृत्य में नहीं होता? वालर में नहीं होता। और कंडीशन देकर पूछा जाए, कथन कारण का प्रश्न पूछा जाए, तो उस समय आपको कारण को ध्यान से पढ़कर ही उत्तर देना है। अगर वो लिखे किसी भी परिस्थिति में वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता, तो उस कंडीशन में वो कारण आपको गलत कर देना है। क्योंकि जब महिला और पुरुष दोनों संयुक्त रूप से इस नृत्य को आयोजित करते हैं, तो इस नृत्य में मित्रों स्वाभाविक रूप से वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। फटाफट छापो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फटाफट उतारो भाई। वो मंदिर वाला, जालरा पाटन सूर्य मंदिर वाला भाई, कमेंट दोबारा डालना, ताकि आपके प्रश्न का, आपका अच्छा प्रश्न था, उसका जवाब दिया जा सके। फटाफट उतारो। अग्नि नृत्य में पुरुष महिलाएं दोनों करते हैं क्या? नहीं, मुख्यतया पुरुष करते हैं।
ओके, डन डना डन डन। जालरा पाटन वाला जो सूर्य मंदिर की विशेषता वाला कमेंट आया था, दोबारा डालिएगा भाई, ताकि उस प्रश्न का बहुत अच्छा प्रश्न लगा था, तब तक ऊपर चला गया। बड़े फास्ट कमेंट आते हैं, आपके प्रश्न का जो है जवाब ताकि दिया जा सके। मित्रों नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वालर नृत्य के बाद में आपको याद रखना है लूर नृत्य। अगला नृत्य लूर नृत्य। लूर नृत्य भी कहां का प्रसिद्ध होगा? ग्रासिया जहां रहते हैं वही क्षेत्र, आबू और पिंडवाड़ा, वहीं का बताओ कौन सा नृत्य प्रसिद्ध होगा? लूर नृत्य। लेकिन अब यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा, यह नृत्य दो गुटों में बांटकर किया जाता है। इधर कुछ पात्र खड़े हैं, इधर कुछ पात्र खड़े हैं, यूं 4-5 पात्र इधर खड़े हैं, ये 3-4 इधर पात्र खड़े हैं, 3-4 पात्र इधर खड़े हैं, 3-4 पात्र इधर खड़े हैं। अब देखो नृत्य कैसे होता है, दो गुटों में बंट करके। इधर भी महिलाएं हैं, यानी पहली बात तो ये नृत्य केवल और केवल कौन करती है? महिलाएं करती है। इधर भी महिलाएं हैं, इधर भी महिलाएं हैं। इधर टीम 1 है, इधर टीम 2 है। इधर टीम 1 है, इधर टीम 2 है। पहले पक्ष की महिलाएं दूसरे पक्ष से एक लड़की के, एक किशोरी के रिश्ते की मांग करते हुए, यानी एक व्यंग्यात्मक रूप से कुछ शब्दों के साथ में इधर से कुछ शब्द बोले जाते हैं, इन शब्दों का उत्तर इस पक्ष की तरफ से, इधर से कुछ व्यंग्य इन पर किया जाता है, तो फिर इस व्यंग्य का उत्तर देते हुए ये इन पर व्यंग्य करते हैं। यानी महिलाओं द्वारा दो पक्षों में बंट करके एक किशोरी के रिश्ते की मांग करते हुए जो नृत्य किया जाता है, उस नृत्य का नाम कौन सा नृत्य होता है? लूर। विवाह का अवसर होता है, उस विवाह के अवसर में महिलाएं दो गुटों में बंटकर एक पक्ष से दूसरे पक्ष द्वारा किशोरी के रिश्ते की मांग करते हुए जो नृत्य किया जाता है, उस नृत्य का नाम बताओ कौन सा नृत्य होता है? भाई लूर नृत्य होता है। उस नृत्य का नाम बताओ कौन सा नृत्य होता है? लूर नृत्य। देखिए यहां पर लूर नृत्य के अंतर्गत विवाह के अवसर पर या महिलाओं द्वारा आयोजित, पहला बिंदु तो ये लिखो, महिलाओं द्वारा आयोजित, महिलाओं द्वारा आयोजित। नेक्स्ट नंबर 2 पर एक पक्ष की महिला, एक पक्ष की महिलाएं, एक पक्ष की महिलाएं दूसरे पक्ष की महिलाओं से, दूसरे पक्ष की महिलाओं से, दूसरे पक्ष की महिलाओं से किशोरी के रिश्ते की मांग करते हुए, किशोरी के रिश्ते की मांग करते हुए, मांग करते हुए नृत्य का आयोजन करती, नृत्य का आयोजन। ये हो गया आपका, बताओ कौन सा नृत्य? लूर नृत्य। लूर नृत्य के बाद में अगला नृत्य, अगला नृत्य है मित्रों रायण नृत्य। बताओ अगला नृत्य कौन सा नृत्य है? रायण नृत्य। रायण नृत्य में क्या होता है? ग्रासिया जाति के पुरुषों द्वारा हाथ में तलवार लेकर एक पक्ष के द्वारा, इसमें युवक होते हैं, उसमें महिलाएं दो गुटों में बंट जाती थी, इसमें युवक दो गुटों में बंट जाते हैं, और हाथ में तलवार लेकर एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष पर हमला करते हुए जो नृत्य किया जाता है, उस नृत्य का नाम है रायण नृत्य। यानी ये एक नकली युद्ध होता है, आप सरल भाषा में यूं कह सकते हैं नकली युद्ध। केवल अपने शौर्य का प्रदर्शन होता है कि अगर कोई कभी हमला हो जाए तो एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष पर कैसे आक्रमण किया जाए। एक युद्ध का अभ्यास होता है जिसमें कोई जानलेवा हमला नहीं किया जाता। युद्ध का अभ्यास करते हुए ग्रासिया जनजाति के लोग अपने वीरता व शौर्य का प्रदर्शन करते हुए इस नृत्य को प्रस्तुत करते हैं। तो यहां पर लिख सकते हैं ग्रासिया पुरुषों के वीरता व शौर्य का प्रतीक नृत्य। ग्रासिया पुरुषों के वीरता व शौर्य का प्रतीक, वीरता व शौर्य का प्रतीक नृत्य, शौर्य का प्रतीक नृत्य। नेक्स्ट
एक और लिख ले, कूद नृत्य। कूद नृत्य, कूद नृत्य कैसे होता है? कूद नृत्य के अंदर मित्रों ध्यान रखना, कूद नृत्य के अंदर क्या होता है, युवक और युवतियां, एक पंक्ति में युवक खड़े हो जाते हैं, एक पंक्ति में युवतियां खड़ी हो जाती है और कूदते हुए, बिना वाद्य यंत्र होता है ये भी, कूदते हुए नृत्य किया जाता है, उसका नाम है, यानी जंप करते हुए नृत्य किया जाता है। आप तो ये याद रखो, युवक व युवतियों द्वारा, युवक व युवतियों द्वारा, युवक व युवतियों द्वारा अपना कौशल दिखाते हुए, अपना कौशल दिखाते हुए, कौशल दिखाते हुए आयोजित नृत्य, आयोजित नृत्य। फटाफट छापो, उसके बाद आगे चलते हैं, फटाफट छापो। फटाफट लिखो भाई, फटाफट से। कौन है भाई? पिंडवाड़ा और आबू दोनों? अरे हर बार दोनों ऑप्शन में आएगा क्या? दोनों, ऐसा कुछ नहीं होता बेटा, दोनों ही जगह रहते हैं, पंक्तिबद्ध रूप में होता है, बिल्कुल बिल्कुल पंक्तिबद्ध रूप में होता है। और ये कूद नृत्य होता है ना, इसमें क्या होता है, एक पंक्ति में युवक खड़े हैं, एक में युवतियां खड़ी हैं और दोनों तालियां बजाते, तालियां बजाते हुए, तालियों की ताल पर, इसमें लिख सकते हो ब्रैकेट में, तालियां बजाई जाती है, तालियां बजाई जाती है, तालियां बजती है, यानी इसमें तालियों पर वाद्य यंत्र नहीं होता, ताली नहीं बजाते अपन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, तो ताली बजाते हुए जो नृत्य किया जाता है उस नृत्य का नाम बताइए कौन सा है? कूद नृत्य। बस इतना सा आपको याद रखना है, किसके बारे में? ये सारी बातें आपको याद रखनी है ग्रासिया जनजाति के नृत्य के बारे में। बस यहां पर ग्रासिया जनजाति के नृत्यों का विधि विधान से क्या होता है? समापन होता है। नेक्स्ट, रायण नृत्य युद्ध व वीरता का प्रतीक होता है, यानी युद्ध का प्रदर्शन किया जाता है। अगला नृत्य लिखिएगा आप, भील जनजाति के नृत्य। अगला जो नृत्य है वो नृत्य है भील जनजाति के नृत्य, भील जनजाति के नृत्य, भील जनजाति के नृत्य। भीलों के बारे में जो नृत्य हैं वो कौन कौन से हैं और उनको किस किस प्रकार से याद करना है, ये सारी बातें यहां पर बताई जा रही है। तो सबसे पहले तो राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार भीलों की जनसंख्या लगभग 41 लाख है, यानी राजस्थान में सबसे बड़ी जनजाति तो मीणा जनजाति है जिसकी कुल जनसंख्या 43 लाख के लगभग है, और दूसरी सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति है जिसकी जनसंख्या लगभग 41 लाख है। जनसंख्या लगभग बताओ कितने लाख है? 41 लाख। और भील राजस्थान में सबसे ज्यादा उदयपुर जिले में निवास करते हैं, उदयपुर के बाद बांसवाड़ा में। तो जितने भी नृत्य होंगे वो उदयपुर के प्रसिद्ध होंगे या तो, और या कहां के प्रसिद्ध होंगे? बांसवाड़ा के प्रसिद्ध होंगे। अब भील जनजाति के नृत्य याद करने के लिए आपको बस एक लाइन याद रखनी है। लाइन क्या याद रखनी है? भीलों की गौरी याद रखनी है, भीलों की गौरी, भीलों की गौरी गैरों के युद्ध में, गैरों के युद्ध में, भीलों की गौरी गैरों के युद्ध में रम पीकर द्विचक्री घूमी, द्विचक्री घूमी।
बताओ इससे आपको सारे के सारे कौन सी जनजाति के नृत्य याद हो जाएंगे भाई? भील जनजाति के नृत्य हो जाएंगे। ठीक है, अब भीलों की गौरी गेरों के युद्ध में रम पीकर के द्विचक्री घूमी, इनमें से आपको क्या याद रखना है? नंबर 1 पर नृत्य का नाम हो गया गौरी नृत्य। नंबर 1 पर नृत्य का नाम बताओ कौन सा नृत्य हो गया? गौरी नृत्य। नंबर 2 पर ध्यान रखिएगा, नंबर 2 पर गेरों से हो जाएगा गेर नृत्य। नंबर 2 गेरों शब्द से बताओ कौन सा नृत्य हो जाएगा? गेर नृत्य। नंबर 3 युद्ध से बताओ कौन सा नृत्य हो जाएगा? युद्ध नृत्य। नंबर 3 नृत्य का नाम ही युद्ध नृत्य। नंबर 4 रम से याद रखिएगा रमणी नृत्य। नंबर 4 रम से बताओ कौन सा नृत्य है? रमणी नृत्य। नंबर 5 द्विचक्री से याद रखना है, नृत्य का नाम है द्विचक्री नृत्य। नंबर 5 पर द्विचक्री। नंबर 6 गुम्मी से नृत्य का नाम हो जाएगा घूमरा नृत्य। बताओ नंबर 6 नृत्य से नाम हो जाएगा आपका घूमरा नृत्य। नंबर 7 पर आपको याद रखना है, नृत्य का नाम है हाथी मन्ना नृत्य। बताओ कौन सा नृत्य? हाथी मन्ना नृत्य। नंबर 8 हाथी मन्ना नृत्य के अलावा नंबर 8 पर ध्यान रखिएगा नेजा या खेल नृत्य। नेजा या खेल नृत्य, इसी नेजा का एक दूसरा नाम होता है खेल। और नंबर 9 पर हाथी मन्ना नेजा खेल, एक नृत्य रह जाता है लाठी नृत्य। बताओ नंबर 9 पर नृत्य का नाम कौन सा नृत्य रह गया? लाठी नृत्य। ये 9 नृत्य जो है आपके कौन सी जनजाति के हैं भाई? भील जनजाति के नृत्य हैं। और भील जनजाति सबसे ज्यादा उदयपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में रहती है, तो नृत्य वहां के प्रसिद्ध होंगे। फटाफट छापो, फिर आगे चलते हैं। लाठी नृत्य भीलों का बेटा। लाठी नृत्य किसका है? भीलों का। राजेश कुमार बराबर लिखते हैं, परीक्षा में दंड नाडन नहीं आएगा। अच्छा राजेश जी, बहुत अच्छी बात है। आप घूमरा नृत्य तो पहले ही लिखवाया था। नहीं, घूमरा नृत्य वो अलग है, ये भील। वैसे तो गेर भी पहले लिखवाया था। गेर नृत्य बताओ पहले लिखवाया कि नहीं लिखवाया? कनाना बाड़मेर का। लेकिन अब गेर नृत्य और है। हाँ बिल्कुल। ओके, यहां तक सबने छाप लिया? हाँ सबने छाप लिया। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे चलो। अब देखो, भील जनजाति में सबसे महत्वपूर्ण जो नृत्य है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, वो नृत्य है गौरी नृत्य। वो नृत्य बताओ कौन सा नृत्य है? गौरी नृत्य। और इसी गौरी का एक नाम और है राई। ध्यान रखना, ई इमरती वाला। राही वो आगे आएगा जब अपन भीमाना वे गोया जाति पढ़ेंगे। यहां पर आ रहा है आपका गौरी वे राई। गौरी वे राई नृत्य ये भील जनजाति का है। प्रसिद्ध पूछे कहां का होगा, तो प्रसिद्ध बताओ कहां का होगा? उदयपुर का होगा। अगर उदयपुर विकल्प में नहीं आया तो बांसवाड़ा का होगा। बताओ, बांसवाड़ा का होगा।
ठीक है, गौरी या राई नृत्य में सबसे पहला बिंदु आपको यही याद रखना है, गौरी नाट्य पर आधारित नृत्य, गौरी नाट्य पर आधारित नृत्य, गौरी नाट्य पर आधारित नृत्य। इसका अर्थ क्या है गौरी नाट्य पर आधारित नृत्य का? इसका अर्थ यह है, नाट्य का अर्थ होता नाटक, अलग अलग प्रकार के नाट्य होते हैं, उनमें से एक नाट्य होता है गौरी नाट्य। उसी नाट्य पर, यह प्रश्न कई बार पूछा गया है, उपरोक्त में से कौन सा लोक नृत्य लोक नाट्य पर आधारित है? तो आप बताएंगे गौरी लोक नृत्य जो है गौरी नाट्य पर आधारित है। अब कैसे होता है वो अभी बताएंगे, पहला बिंदु यही याद रखो, ये जो नृत्य है, ये नृत्य मित्रों 40 दिन तक आयोजित होता है। ये नृत्य 40 दिन तक बताओ क्या होता है? आयोजित होता है। ये नृत्य 40 दिन तक बताओ क्या होता है? आयोजित होता है। 40 दिन का अर्थ हो गया भाद्रपद मास में शुरू होता है। बताओ कौन से मास में शुरू होता है? भाद्रपद मास में शुरू होता है और आश्विन मास तक चलता है। भाद्रपद मास में शुरू होता है और आश्विन मास तक ये नृत्य आयोजित होता है। तो भाद्रपद के 10 दिन, भाद्रपद के 15 दिन, आश्विन के 25 दिन, तो 40 दिन तक ये चलने वाला नृत्य है, यानी सर्वाधिक लंबी अवधि तक चलने वाला नृत्य है। नंबर 3 पर ध्यान रखो, शिव व पार्वती को समर्पित नृत्य, शिव व पार्वती को समर्पित नृत्य, शिव पार्वती को समर्पित नृत्य, शिव पार्वती को समर्पित नृत्य। बताओ कौन सा नृत्य है भाई? शिव पार्वती को समर्पित नृत्य गौरी नृत्य है। नंबर 3 पर, नंबर 4 पर ध्यान रखो, शिव व भस्मासुर की कथा पर आधारित नृत्य, शिव भस्मासुर की कथा पर, शिव भस्मासुर की कथा पर, शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित नृत्य, आधारित नृत्य। इसका अर्थ क्या है? एक कहानी है शिव और एक राक्षस, भस्म प्लस असुर, भस्मासुर। भस्म का अर्थ होता विलुप्त होना, डिलीट होना। असुर का अर्थ होता राक्षस, यानी ऐसा राक्षस जो भस्म हो गया, विलुप्त हो गया। ऐसी कहावत है, ऐसी दंत कथा है कि एक बार एक राक्षस था, उस राक्षस ने देवों के देव महादेव की कठोर तपस्या की। सबसे भोला देव, देवों का देव महादेव इस राक्षस के सामने प्रकट होता है और पूछता है कि बता असुर, क्या चाहिए तुझे? क्यों इतने दिन से मेरे तपस्या, कठोर तपस्या में लीन हो? बता असुर तुझे क्या चाहिए? इस असुर ने कहा कि हे भोले, कोई ऐसी शक्ति दे, कोई ऐसी वस्तु मुझे दे दे कि अगर वो वस्तु में किसी व्यक्ति के सिर के ऊपर से घुमा दूं तो वो व्यक्ति भस्म हो जाए, वो व्यक्ति डिलीट हो जाए, वो व्यक्ति समाप्त हो जाए। बोला कोई ऐसी वस्तु दे दे। भगवान भोले ने कहा, रे हे राक्षस, इतनी भारी शक्ति का तू क्या करेगा? मैं तुझे मान ले कोई चीज दे दूं, तू तो हर किसी के ऊपर से घुमा देगा और उसको विनाश कर देगा, उसको समाप्त कर देगा। बता इतना क्या अर्जेंट है? बोला हे भोले बड़ा अर्जेंट है। बोला बता तो सही क्या अर्जेंट है? बोला अब तो दे दो भोले, बड़ा अर्जेंट है। भगवान शिव कहते हैं कि एक कड़ा दे देते हैं और एक कड़ा इस राक्षस को दे देते हैं और कहते हैं कि जिसके ऊपर से भी ये कड़ा घुमाएगा ये राक्षस, वो व्यक्ति क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा, विनाश हो जाएगा उस व्यक्ति का। अब देखो, राक्षसों के पास जब जब ताकत आती है तो आप बताओ वो ताकत मानव कल्याण के लिए प्रयुक्त होती है या मानव के विनाश के लिए? राक्षसों के पास जब जब ताकत आई है वो हमेशा मानव के विनाश की तरफ बढ़ती है। इस भस्मासुर राक्षस ने उस कड़े का प्रयोग कई जगह किया, कई लोगों को विनाश किया और अंत में इसकी बुद्धि भ्रष्ट होती है और इसके मन में ऐसा ठान लेता है कि मैं तो पार्वती से ब्याह करूंगा, मैं तो पार्वती से बताओ क्या करूंगा? ब्याह करूंगा। अब पार्वती से ब्याह करेगा तो इस राक्षस को यह कड़ा शिव के ऊपर से घुमाना पड़ेगा। इस दुष्ट राक्षस का साहस देखिए मित्रों, इसने कहा कि ठीक है, कुछ योजना करके भगवान शंकर के ऊपर से मैं ये कड़ा घुमाऊंगा। राक्षस ने ऐसी प्लान बना ली। इस बात की सूचना भगवान महेश को लग जाती है, भगवान इंद्र को, भगवान विष्णु को लग जाती है। बोला दुष्ट राक्षस को एक तो शंकर ने शक्ति दी है और ये भगवान शंकर को ही जो है भस्म करने की योजना बना रहा है। मित्रों ऐसा कहते हैं कि भगवान विष्णु एक परी का रूप धारण करते हैं और परी का रूप धारण करके इस राक्षस के पास जाते हैं। राक्षस परी को देख करके बड़ा प्रभावित होता है।
परी यानी भगवान विष्णु अपनी कलाओं से इस राक्षस को अपने जाल में फंसा लेती है और जाल में फंसा करके मित्रों इस भस्मासुर राक्षस से वो कड़ा छीन लेते हैं और कड़ा छीन करके वही कड़ा इस राक्षस के ऊपर से घुमा देते हैं। जैसे ही वो कड़ा राक्षस के ऊपर से घूमता है वो राक्षस भस्म हो जाता। वो राक्षस बताओ क्या हो जाता? भस्म। और असुर जो भस्म हो गया क्या कहलाया? भस्मासुर। बाद में ये सारी बात भगवान शंकर को बताई जाती है। तो इस प्रकार की एक लंबी चौड़ी, मैंने तो केवल आपको ट्रेलर दिखाया है, बहुत लंबी चौड़ी कथा है। इसमें विभिन्न प्रसंग आते हैं, विभिन्न पात्र आते हैं। कभी फ्री टाइम होगा तो लंबी कथा है, घंटे भर की आपको सुनाएंगे। बहुत लंबी चौड़ी कहानी है। अभी इतना ध्यान रखना कि ऐसा राक्षस और भगवान शंकर के बीच में जो ये घटना घटित है, इसी घटना को मंच के ऊपर कौन से नृत्य में दिखाया जाता है? गौरी नृत्य में दिखाया जाता। बस इतना सा आपको याद रखना है। इस नृत्य में जो वाद्य यंत्र काम में लिया जाता है वो ध्यान रखना। एक तो मांदल लिया जाता है और एक थाली वाद्य यंत्र का बताओ क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। फटाफट यहां तक छापो, फिर आगे चलते हैं। सर मोहिनीअट्टम के समान, बिल्कुल बिल्कुल मोहिनीअट्टम के समान। पटवारी की परीक्षा हो जाएगी क्या 23 अक्टूबर को? क्यों नहीं होगी? 100% होगी, 100% होगी। मोहिनी नृत्य वाली कहानी, मोहिनी वाली बाद में देखना बेटा, अभी नहीं। सर पटवारी का एमसीक्यू बैच कब से शुरू हो रहा? बेटा बता तो दिया। देखो पटवारी का जो एमसीक्यू बैच है, एक ही कमेंट को बार बार कर रहे हो सर एमसीक्यू। पटवारी का एमसीक्यू बैच आपको बता दिया 19 जुलाई से प्रारंभ हो जाएगा। एमसीक्यू बैच जो है 19 जुलाई का प्रारंभ हो जाएगा। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उन सब प्रश्नोत्तरों को आपको विस्तृत रूप से प्रश्नोत्तर के माध्यम से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बैच है वो शुरू हो जाएगा दोस्तों। उसके अलावा प्रत्येक संडे को आपको बता ही दिया है 25 जुलाई से एक मेगा टेस्ट होने वाला है आपका पूरे पटवार के पेपर पैटर्न पर, जिसका यूट्यूब पर लाइव सॉल्यूशन भी होगा। इसके अलावा 25 मॉडल पेपर पटवार के बुकलेट के रूप में भी बाजार में आने वाली। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। एमसीक्यू बैच जो पटवार का है वो आपका 19 जुलाई से प्रारंभ होगा। बीएसटीसी कब होगी कुछ नहीं कहा जा सकता। फटाफट उतारो भाई। ओके, गौरी को मेरू नाट्य भी कहा जाता। हाँ, गौरी नाट्य को मेरू नाट्य भी कहा जाता है। लघु नाटिकाएं बहुत बढ़िया, कान गुजरी, मीना, सब लघु नाटिकाएं हैं इसमें। मैं फाइनल ईयर में हूं, पटवारी का फॉर्म भर सकता हूं क्या? बिल्कुल भर सकते हो, इसमें कोई फाइनल ईयर वाला भर सकता है। ठीक है, यहां तक सबने उतार लिया। अब देखो आगे इस नृत्य का प्रस्तुतिकरण कैसा होता है। इस नृत्य के दौरान ध्यान रखना, इस नृत्य के दौरान एक व्यक्ति भगवान भोले की त्रिशूल लेकर के खड़ा होता है। देखो ये ऐसी त्रिशूल है, ये ऐसी क्या है? त्रिशूल है। एक व्यक्ति भगवान भोले की त्रिशूल लेकर के खड़ा हो जाता है। अब ये जो व्यक्ति त्रिशूल पकड़ करके खड़ा है, ये एक व्यक्ति त्रिशूल पकड़ करके भगवान शिव जैसे कपड़े पहन करके खड़ा हो जाता है। और जो व्यक्ति भगवान शिव जैसे कपड़े पहनता है, यानी भगवान शिव का रोल करता है, अभिनय करता है, भगवान शिव का अभिनय करने वाला व्यक्ति, भगवान शिव का अभिनय करने वाला व्यक्ति, अभिनय करने वाला व्यक्ति, अभिनय करने वाला व्यक्ति बताओ क्या कहलाता है? भगवान शिव का अभिनय करने वाला व्यक्ति पूरिया कहलाता है। जो भगवान शिव जैसे कपड़े पहनता है, भगवान शिव की तरह त्रिशूल लेकर खड़ा होता है, उसको अपन कहते हैं अपने पूरिया। नेक्स्ट इधर से देखना, एक पात्र आता है, उस पात्र का नाम है जामट्या। जामट्या बताओ, इधर से एक पात्र आता है, उस पात्र का नाम क्या है? जामट्या। जामट्या। जिस समय इधर से जामट्या पात्र आता है
उस समय इसी जामत्या जामत्या पात्र के समकालीन एक पात्र आता जिसका नाम है कुड़कुड़िया 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 कुड़कुड़िया, या इसी पात्र को आप कह सकते हो खड़क्या खड़क्या। इसी पात्र का एक अन्य नाम हो सकता है खड़क्या खड़क्या। अब आप कहेंगे गुरुजी ये क्या लिखवा रहे हो, खड़क्या खड़क्या जामत्या जामत्या। अभी बताता हूं बेटा क्या है ये। जामत्या जामत्या के समकालीन कुड़कुड़िया कुड़कुड़िया या खड़क्या खड़क्या, एकी 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 के समकालीन जो पात्र आता है उस पात्र का नाम है बेकी बेकी। उस पात्र का नाम है बेकी बेकी। इधर से पात्र आता है काली काली। बताओ इधर से पात्र आता है काली काली, तो इधर से पात्र आता है गुजरी गुजरी। बताओ इधर से एक पात्र आता है जिसका नाम क्या है, गुजरी गुजरी। आपसे परीक्षा में प्रश्न क्या पूछा जाएगा, इधर से एक पात्र आएगा जो भगवान शिव की कथा बोलेगा, तो जैसे ही जामत्या पात्र कथा बोलेगा, कुड़कुड़िया कुड़कुड़िया या खड़क्या खड़क्या पात्र उस कथा को दोहराएगा। यानी मैं कुछ भी बोलूं, मैं अगर कोई गीत गा रहा हूं तो मेरे गीत को, मैं मान लो जामत्या जामत्या हूं, सामने कोई खड़क्या खड़क्या खड़ा है, मैं गीत गा रहा हूं तो खड़क्या खड़क्या उस गीत को दोहराएगा। उस गीत को क्या करेगा, दोहराएगा। आपने ऐसे कई गीत सुने होंगे, कबीरा सरारारा, जैसे कुमार विश्वास का कबीरा सरारारा। तो एक कुमार विश्वास कुछ बोलता है तो पीछे भी कोई व्यक्ति कुछ बोलता है, यानी गीत को दोहराने का। एक ही का बेकी बेकी आरएस परी में आ चुका है। जामत्या जामत्या का समरूप पात्र क्या है, तो जामत्या जामत्या का जो भी वादन होगा उसको दोहराएगा, कुड़कुड़िया कुड़कुड़िया, एक को बेकी बेकी, काली काली को गुजरी गुजरी। और ये पात्र शिव और अपने पार्वती के दोहे वगैरह जो शिव भस्मासुर की कथा है उनका वाचन मंच पर करते हैं। फटाफट उतारी, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ गौरी की गम्मत आएगी बेटा लोकेश। फटाफट उतारो। ओके, उतार लिया। अब देखो इस नृत्य के अंदर और क्या होता है। यहां पर तो शिव और भस्मासुर की जो मैंने आपको कहानी सुनाई थी उस कहानी का प्रदर्शन इनके द्वारा, पात्रों के द्वारा किया जाता है। यहां पर सबसे महत्वपूर्ण शब्द यह है भाई, ये आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट शब्द है कि गौरी नृत्य में भगवान शिव का अभिनय करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, पूरिया कहलाता है। क्या कहलाता है, पूरिया कहलाता है। अब इस नृत्य में कुछ लघु नाटिकाएं आती है। बता सकते हो क्या कौन कौन सी लघु नाटिकाएं आती है? देखना, लघु नाटिका का नाम है कान गुजरी। कान गुजरी, कान गुजरी के अलावा मीणा, मीणा के अलावा कीमिया। बताओ क्या आएगा, कीमिया इत्यादि लघु नाटिकाएं, इत्यादि लघु नाटिकाएं प्रस्तुत की जाती है। लघु नाटिकाओं का अर्थ होता छोटे नाटक। लघु नाटिकाएं प्रस्तुत की जाती है, प्रस्तुत की जाती है। कान गुजरी, मीणा, इसके अलावा कीमिया, ऐसी कई लघु नाटिकाएं होती हैं, उनको भी मंच पर प्रदर्शित किया जाता है। उनको भी मंच पर क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट अगला बिंदु यहां पर ध्यान रखना है, वल्लावन क्या होता है। एक शब्द आएगा वल्लावन, एक शब्द आएगा वल्लावन। वल्लावन क्या होता है, नृत्य का जो 40वां दिन होता है,
अंतिम जो दिन होता है नृत्य का, उस दिन इस नृत्य में शामिल जितने भी लोग होते हैं वो कुम्हार के घर पर जाते हैं और कुम्हार के घर पर जाकर के काली मिट्टी से बने हाथी और घोड़े खरीदते हैं। उस काली मिट्टी से बने हाथी और घोड़ों पर भगवान शिव और पार्वती की प्रतिमा को सवार करके उनकी सवारी निकालते हैं। उस क्रिया को बताओ क्या कहा जाता है? गुड़ावन या वल्लावन कहा जाता है। तो यहां पर लिख सकते हैं नृत्य के अंतिम दिन, नृत्य के अंतिम दिन, नृत्य के अंतिम दिन कुम्हार के घर से, कुम्हार के घर से, कुम्हार के घर से काली मिट्टी के, काली मिट्टी के हाथी वे घोड़े खरीदना, हाथी वे घोड़े खरीदना, ये कहलाता है वल्लावन। और एक होती है गौरी की गम्मत या गौरी की गाई, उसका अर्थ ध्यान रखना। गौरी की गम्मत, हालांकि थोड़ा सा डिफरेंस होता है लेकिन एक ही मान के चले। गौरी की गम्मत या गाई, इसमें नृत्य के विभिन्न प्रसंगों को, नृत्य के विभिन्न प्रसंगों को, नृत्य के विभिन्न प्रसंगों को एक मुख्य प्रसंग से जोड़ना, एक मुख्य प्रसंग से जोड़ना, एक मुख्य प्रसंग से जोड़ना। बताओ नृत्य में जितने भी प्रसंग होते हैं उनको, ये सीधे याद रखने वाली तकनीकी शब्दावली है इस नृत्य की, जहां से प्रश्न आता है। मेन पात्र से सभी पात्रों को जोड़ना क्या कहलाता है? गौरी की गम्मत। फटाफट छापो, उसके बाद आगे चलते हैं। हाँ, सुलेटा भी होता है इसमें। मैंने पीटीईटी का कोर्स खरीद रखा है, क्या मैं पटवारी एमसीक्यू बैच खरीद सकता हूं? बिल्कुल खरीद सकते हो। जिन्होंने पहले पटवारी का कोर्स ले रखा है ऑनलाइन, या पहले था डेट, हालांकि अब तो सबकी वैलिडिटी बढ़ा दी गई है, फिर भी काफी समय पहले भी ले रखा होगा तो उन सबको एमसीक्यू बैच मिलेगा, आप निश्चिंत रहें। और जिन्होंने नहीं ले रखा है, नाम मात्र का शुल्क है 500 रुपए, वो एमसीक्यू बैच ले सकता है पटवार का। हाँ, बता दिया भाई एमसीक्यू बैच के बारे में। भाई अब एक ही कमेंट को क्यों बार बार कर रहे हो? जिनको पहले पटवार का ऑनलाइन कोर्स ले रखा है उनको तो एमसीक्यू बैच वैसे ही मिलेगा, जिन्होंने नहीं ले रखा है उनको खरीदना है। अरे पीटीटी कोर्स खरीद रखा है तो खरीद सकता हूं क्या? खरीद सकते हो बेटा। राजस्थान पुलिस का एग्जाम कब होगा? कुछ कह नहीं सकते सर। एसआई का एग्जाम हो जाएगा क्या? क्यों नहीं होगा? आरपीएससी का दिमाग खराब थोड़ी, जो एग्जाम डेट दे देती है अगर एग्जाम नहीं होता तो। 100% एग्जाम होगा, आपको तैयारी करनी है। एसआई का, आरएस का भी शीघ्र विज्ञप्ति आएगी, सारी परीक्षाएं होगी, समयबद्ध तरीके से होगी। बस जरूरत है तो केवल और केवल एक ही चीज की जरूरत है, वो है आपको लगन के साथ पढ़ना, पढ़ने के साथ साथ एनसीईआरटी की पुस्तकों का विशेष अध्ययन करना, विशेष अध्ययन करना। गुरुजी पढ़ ली 6 से 12 तक, अरे नहीं पढ़ी और पढ़ ले, और पढ़ ले, 2 बार पढ़ ले, 3 बार पढ़ ले, कुछ जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। जब आपको एनसीईआरटी की पुस्तकें कंठस्थ हो जाएगी कि फला पेज पे 37 नंबर पेज पे नीचे से चौथी लाइन में लिख रखा है कि गौरी नृत्य का शिव का अभिनय करने वाला व्यक्ति पूरिया कहलाता, तब आपको पता लगेगा कि कक्षा 8 की पुस्तक में नीचे 37 नंबर पेज पर चौथी लाइन, नीचे से चौथी लाइन पर लिखा हुआ है कि गौरी नृत्य में भगवान शिव का अभिनय करने वाला पूरिया कहलाता। ऐसे जब आपको याद होगी तब आपका कॉन्फिडेंस अलग होगा, परीक्षा हॉल में जाओगे तब, और आपको सफलता जो है निश्चित मिलेगी। कुछ भी, कितनी भी बाधाएं आए, आपको कोई रोक नहीं सकता। बस जरूरत है सिस्टेमेटिक तरीके से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपका गौरी नृत्य, ये हो गया आपका गौरी नृत्य। जितना पढ़ो उतना परफेक्ट पढ़ो, जो नहीं पढ़ा गया छोड़ दिया कोई बात नहीं, लेकिन जो पढ़ा
कोई भी आ जाए, चाहे मां साहब खुद आ जाए, लेकिन उसमें से प्रश्न गलत नहीं करेंगे। ऐसा पढ़ाई करोगे तब जाकर के सफलता मिलेगी। हाँ तो ठीक है भाई, गौरी नृत्य के बाद में अब कुछ छोटे छोटे नृत्य 2-2 लाइन के और बच जाते हैं। अगला नृत्य भील जनजाति का है युद्ध नृत्य। अगला नृत्य लिखिएगा युद्ध नृत्य। अब भीलों के बता रहा हूं सारे के सारे, देखो भीलों में ये सारे नृत्य मैंने लिखवाए थे यहां पर आपको, उन्हीं नृत्यों को मैं वापस एक्सप्लेन कर रहा हूं। भीलों में गौरी हो गया, गेर हो गया, युद्ध हो गया, सारे एक एक नृत्य आएंगे। तो सबसे पहले अपन भीलों में बताओ कौन सा नृत्य पढ़ रहे हैं? युद्ध नृत्य। युद्ध नृत्य कैसे होता है? सर एनसीईआरटी किताबें कहां मिलेगी? सब जगह मिलती है बेटा। कोई अपने स्कूल में आसपास पढ़ने वाला उनसे ले लो, स्कूल से ले लो, जैसे तैसे करके सब जानते हो कैसे मिलती है। बताने की मैं ओपन बताऊंगा, इससे अच्छा आप सब जानते हो कैसे क्या मिलती है। अब राजस्थान है, ओ प्रधान राजस्थान है, ओ प्रधान राजस्थान है, अटे सब मिले लेवनाड़ा चाहिए, सब मिलता है, ध्यान रखना। एनसीईआरटी नहीं मिलती, वाह भाई, लोग तो पता नहीं क्या क्या ले आते हैं। एनसीईआरटी पुस्तकें नहीं मिली आपको, कोई बात नहीं, इधर आ जाओ युद्ध नृत्य के बारे में। युद्ध नृत्य के बारे में अपने को क्या याद रखना है? भीलों की वीरता व शौर्य का प्रतीक नृत्य। 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 बताओ कौन सा नृत्य होता है भाई? युद्ध नृत्य होता है। बताओ क्या होता है? युद्ध नृत्य होता है। इसमें क्या होता? नकली युद्ध का अभ्यास। जैसे मैंने आपको ग्रासियाओं में बताया था, रायण नृत्य में 2 दलों में बंट करके युद्ध का अभ्यास करते हैं, लेकिन इस युद्ध नृत्य पर वर्तमान में प्रतिबंध लगा दिया है। यह होता तो एक नकली युद्ध था जिसमें भील अपने कौशल का प्रदर्शन करते थे, लेकिन कभी कभार ज्यादा ही दिमाग खराब हो जाए तो क्या पता कोई वार ही हो जाए, तो अनहोनी ना हो जाए, अनहोनी ना हो जाए, इसलिए इस नृत्य को वर्तमान में बताओ क्या कर दिया गया है? प्रतिबंधित कर दिया गया है। वर्तमान में नृत्य जो है प्रतिबंधित है। वर्तमान में ये नृत्य बताओ क्या है? प्रतिबंधित। कोई बात नहीं है तो है भाई। अगला नृत्य हाथी मना नृत्य। अगले नृत्य का नाम है हाथी मना नृत्य। हाथी मना नृत्य। हाथी मना नृत्य कैसे होता है? गेर डांस नहीं, व डांस, गेर डांस हो गया ना, गेर डांस हो गया, गेर नृत्य हो गया। हाथी मना नृत्य बताओ देखे, कौन कौन बता सकता है हाथी मना नृत्य कैसे आयोजित होता है? हाथी मना नृत्य कैसे आयोजित होता है? फटाफट से बता दो देखे, देखता हूं कौन कौन बता देता है। ये नृत्य भील पुरुषों द्वारा कैसे होता है? देखें कौन कौन बताता है। भील पुरुषों द्वारा हाथ में तलवार लेकर, हाथ में तलवार लेकर, हाथ में तलवार लेकर, घुटनों के बल बैठकर, घुटनों के बल बैठकर, घुटनों के बल बैठकर आयोजित। घुटनों के बल बैठ करके बताओ क्या होता है? आयोजित होता। देखो ये कितना होनहार विद्यार्थी, हाथी के नीचे से निकल करके हाथी मना किया जाता। हाथी के नीचे से निकल करके हाथी मना। बहुत खतरनाक आदमी हो रहे आप तो। कौन नहीं बेरो? कोई बात नहीं, नहीं बेरो है तो इधर बता देता। ये है गणपति स्थापना के पश्चात, गणपति स्थापना के दिन या गणपति स्थापना के बाद भाई विवाह होता है। विवाह होता है तो घर में पधारो गजानन जी थे सूंडाला, घर में पधारो गजानन जी। डीजे भी बजता है तो पहले बताओ किसका गीत गाते हैं? गणेश जी का गीत गाते हैं। जब वर वधु को घृतपान करवा दिया जाता है तब भील पुरुष गणपति स्थापना के बाद घुटनों के बल बैठ करके जो है नृत्य करते हैं, उसका नाम होता है हाथी मना। फटाफट चापो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तमन्ना चौधरी बहुत सही बता रही है, बिल्कुल। हाँ सुरेंद्र विश्नोई, बिल्कुल एनसीईआरटी।
जितेंद्र यादव सर प्लीज बताइए, अलवर नृत्य बैन, अलवर का बम नृत्य बैन कर दिया है क्या? नहीं, अलवर का अभी तक तो भाई ऐसी जानकारी तो नहीं है बैन कर दिया है क्या। दीपिका सोलंकी का कमेंट, टेक्निकल टीम नोट करके इनकी समस्या का समाधान करें। ओके 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 ओके, ठीक है, यहां तक हो गया। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। लाठी नृत्य गुरुजी कंजरों का है क्या है? अरे लाठी नृत्य भील जनजाति का नृत्य है, कंजर जाति का नहीं है। कंजर जाति के बारे में भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है, लेकिन सबसे पहले भीलों का, भीलों के बाद कंजरों का हो सकता है। ऐसे कई नृत्य, जैसे सूंगड़ी नृत्य है, वो भीलों का भी है, भीमामा गोइयाओं का भी है। अब उसका क्या किया जा सकता है, लेकिन पहले तो भील है, बाद में कंजरों का है। अब बताओ, यहां पर जो भील जनजाति के नृत्य अपन ने देखे थे, इन नृत्यों में सबसे पहले गौरी नृत्य आपको बता दिया, गौरी कैसे होता है पूरा विस्तार से बता दिया। गैर नृत्य, गैर नृत्य के बारे में, जिस प्रकार से साधारण गैर नृत्य होता है, हाथ में खांडे लेकर के आगे और पीछे वाले व्यक्ति से लड़ाते हुए एक वृत्ताकार घेरे में घूमते हुए ढोल वाद्य यंत्र के साथ, उस नृत्य का नाम होता है गैर। युद्ध नृत्य आपको बता ही दिया, अपने युद्ध नृत्य जो होता है नकली युद्ध का प्रदर्शन करते हुए वर्तमान में बैन कर दिया है। रमणी नृत्य, रमणी नृत्य मांगलिक अवसरों पर होने वाला नृत्य है। द्विचक्री नृत्य, द्विचक्री नृत्य के बारे में ध्यान रखो। इसमें चलो द्विचक्री के बारे में और थोड़ा सा नेजा या खेल के बारे में बता देता हूं। द्विचक्री नृत्य कैसे आयोजित होता है, अगला नृत्य लिखिएगा, द्विचक्री नृत्य। द्विचक्री नृत्य, द्विचक्री नृत्य में क्या होता है, देखो दो अर्धवर्त होते हैं। ये नृत्य दो अर्धवर्ताकार घेरों में आयोजित होता है। इधर एक अर्धवर्त और इधर दूसरा अर्धवर्त। इधर कुछ लोग खड़े हैं, इधर भी कुछ लोग खड़े, यानी दो अर्धवर्त हो गए। इसको मैं ऐसे बना देता हूं ताकि अच्छा लगेगा। ये दो अर्धवर्त हो गए, ये दो अर्धवर्ते हो गए। अंदर तो खड़ी है महिलाएं या अंदर खड़े हैं पुरुष, बाहर खड़े हैं महिलाएं, जैसे भी ले लो, चाहे अंदर कर दो। यानी एक इस घेरे में तो पुरुष खड़े हैं और एक घेरे में महिलाएं खड़ी हैं। जब महिलाएं गीत गाती है तब तो डांस कौन करते हैं, पुरुष करते हैं, और जब पुरुष गीत गाते हैं तब नृत्य कौन करती है, महिलाएं। कहने का अर्थ क्या है, एक दल गाता है, दूसरा दल नाचता है। जब महिलाएं गाएगी तो कौन डांस करेगा, पुरुष करेगा, और जब पुरुष गीत गाएंगे तो डांस कौन करेगा, महिलाएं करेगी। एक दल गाता है, दूसरा दल नाचता है। एक दल गाता है, दूसरा दल नाचता है। बस दो लाइनें लिख लो। ये नृत्य दो अर्धवर्ताकार घेरों में आयोजित, ये नृत्य दो अर्धवर्ताकार घेरों में आयोजित। ये नृत्य बताओ कितने अर्धवर्ताकार घेरों में आयोजित होता है। ये नृत्य दो अर्धवर्ताकार घेरों में आयोजित। महिलाएं गाती है तो पुरुष नाचते हैं, पुरुष गाती है तो महिलाएं नाचती है। यहां पर लिख सकते हो, एक दल गाता है, दूसरा दल नाचता है। एक दल गाता है और दूसरा दल नाचता है। बस इतनी सी बात तो याद रखनी है। फटाफट छापो भाई, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बम नृत्य बैन कर दिया क्या? अरे नहीं किया बेटा, अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं है। संगीता कह रही है सर पटवारी का एग्जाम होगा क्या? अरे एग्जाम होगा, क्यों नहीं होगा संगीता जी, क्यों नहीं होगा। 23 अक्टूबर 24 अक्टूबर को बोर्ड गला फाड़ फाड़ करके कह रहा है एग्जाम होगा, आप कह रहे नहीं होगा। अरे क्यों नहीं होगा, 23 अक्टूबर को होगा। आप निश्चिंत रह करके तैयारी करें। नहीं होगा तो फिर एग्जाम डेट क्यों दी है।
ओके ओके लिख लिया। तो ये थे भाई अपने कुछ महत्वपूर्ण नृत्य। बाकी भील और ग्रासियाओं के अलावा कालबेलिया जाति, कथोड़ी के तो हो गए, मेव जाति, कंजर जाति, इनके नृत्यों के बारे में अपन चर्चा करेंगे अपनी अगली क्लास में। आशा करता हूं कि यहां तक की दी गई सारी की सारी जानकारी आप सबको अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सादर वंदे, राम राम।